साथियों नमस्कार। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी 2022-23 के आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को लेके मैं आप सभी के बीच में एक बार पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों इस तीसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न 125 प्रश्नों का ये जो मॉडल पेपर है उसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से राम कैसे नायक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं: अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक, धृष्ट नायक। दोस्तों श्रृंगार रस की दृष्टि से 4 प्रकार के नायक होते हैं और इन चारों प्रकारों को इस विकल्प के रूप में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि राम कैसे नायक हैं। दोस्तों श्रृंगार रस की दृष्टि से राम अनुकूल नायक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार एवं वात्सल्य रस से, करुण एवं अद्भुत रस से, भक्ति एवं शांत रस से, विभत्स एवं भयानक रस से। तो दोस्तों भारतीय वृत्ति का संबंध भक्ति एवं शांत रस से है, नहीं माफ कीजिएगा, करुण एवं अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति का जो संबंध है वो करुण एवं अद्भुत रस से है, यानी दूसरा विकल्प जो दिया गया है वो उस दृष्टि से सही है, करुण एवं अद्भुत रस। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण निम्नलिखित में किस उपन्यास में किया गया है? नरक कुंड में वास। 4 विकल्प दिए गए हैं: कोई अजनबी नहीं, सूरजमुखी अंधेरे के, 7 नदियां, एक समुंदर। तो दोस्तों काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण सूरजमुखी अंधेरे के, ये जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प के रूप में जो उपन्यास दिया गया है सूरजमुखी अंधेरे के, इसमें काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है कि अप्सरा का श्राप किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का, नागार्जुन का, रांगे राघव या यशपाल का? तो दोस्तों अप्सरा का श्राप यशपाल का उपन्यास है। वही यशपाल जिनका फूलों का कुर्ता बड़ा चर्चित जिनकी रचना है। पांचवा प्रश्न है कि भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो दोस्तों भारत की संपर्क भाषा आप जानते हैं हिंदी है। संपर्क भाषा का मतलब ही होता है कि जिस भाषा से अन्य भाषाओं को जाना जा सके। तो भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो यही भारत की संपर्क भाषा मानी जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए: दारा, झुरमुट, हवा, कलत्र। दोस्तों 4 शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखा जाए तो कलत्र स्त्री है, स्त्रीलिंग, कलत्र का मतलब ही स्त्री होता है। हवा भी स्त्रीलिंग शब्द है, झुरमुट भी स्त्रीलिंग शब्द है। दारा का मतलब स्त्री होता है, लेकिन दारा यहाँ जो है पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? खरोष्ठी लिपि अरमाइक लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, चित्रलिपि से या कीलाक्षर लिपि से? तो दोस्तों खरोष्ठी लिपि की जो उत्पत्ति है वो अरमाइक लिपि से हुई मानी जाती है। 8वां प्रश्न है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्माकर रीतिकाल के बड़े चर्चित कवि। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने, राजा मान सिंह ने, राजा रुद्रदेव सिंह ने, औरंगजेब ने? तो दोस्तों पद्माकर जो कि रीतिकाल के बहुत ही चर्चित कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा से इनका संबंध है, इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किस वर्ष प्रकाशित कराया? तो दोस्तों 1959 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1957 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद दोस्तों 1952 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी व्याकरण का पाणिनि
पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े वैयाकरण थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत चर्चित है, प्रसिद्ध है। तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी को, हेमचंद्र को, कामता प्रसाद गुरु को या अंबिका प्रसाद वाजपेयी को? तो दोस्तों हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। तीसरे विकल्प के रूप में इनका नाम है। 11वां प्रश्न है कि यास्काचार्य ने पद के कुल कितने भेद माने हैं? यास्क नाम के एक आचार्य थे। इन्होंने पद के कुल कितने भेद माने हैं? 6 भेद, 3 भेद, 4 भेद या 5 भेद? तो दोस्तों यास्काचार्य ने पद के कुल 4 भेद माने हैं, जो कि तीसरे विकल्प के रूप में दिया गया है। 12वां प्रश्न है मित्रों कि तार सप्तक के किस कवि का उपनाम बलवंत है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। तार सप्तक, अज्ञेय का तार सप्तक, उसके किस कवि का नाम बलवंत है? उपनाम, माफ कीजिएगा, उपनाम। भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे या गिरिजा कुमार माथुर? तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में तीसरे विकल्प के रूप में प्रभाकर माचवे का नाम दिया गया है। प्रभाकर माचवे बलवंत उपनाम से कविताएं किया करते थे। इनका उपनाम बलवंत था। तो तार सप्तक के बलवंत उपनामधारी कवि थे प्रभाकर माचवे। बड़ा ही रोचक प्रश्न है और अलग प्रश्न है। 13वां प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? अज्ञेय को, जैनेन्द्र को, प्रभाकर माचवे को, इलाचंद्र जोशी को? तो दोस्तों मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक इलाचंद्र जोशी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन और त्रिलोचन शास्त्री? तो दोस्तों 4 विकल्पों में चौथे विकल्प के रूप में त्रिलोचन शास्त्री, जिनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, जो कि मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले थे, इन्हीं की पंक्ति है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। बहुत ही चर्चित पंक्ति है इनकी, त्रिलोचन शास्त्री जी की। निम्नलिखित में से संज्ञा का किस भेद का प्रायः बहुवचन नहीं होता? महत्वपूर्ण प्रश्न है। संज्ञा का कौन सा भेद है जिसका प्रायः बहुवचन नहीं होता? जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक व भाववाचक, व्यक्तिवाचक? तो दोस्तों 4 विकल्पों में यहाँ तीसरा विकल्प द्रव्य एवं भाववाचक संज्ञा का एक ऐसा भेद है जिसका बहुवचन प्रायः नहीं होता। 16वां प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में सबसे पहले विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना करने वाले पद्मनाभ, रहीमदास, ठाकुर सिंह, जमाल? तो दोस्तों चारों रचनाकारों का जो नाम यहाँ दिया गया है, ये 4 के चारों नीतिकार थे, लेकिन हिंदी में सबसे पहले विशुद्ध रूप से नीति काव्य का सृजन करने वाले, नीति काव्य की रचना करने वाले पद्मनाभ थे। पहला विकल्प इस दृष्टि से सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने होली, फाग व उत्सवों का खूब वर्णन किया है? सेनापति, देव, मतिराम, पद्माकर भट्ट? तो दोस्तों पद्माकर भट्ट चौथे विकल्प के रूप में जिनका नाम दिया गया है, इन्होंने होली, फाग व उत्सवों का खूब वर्णन किया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी के प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार? अभी देखिए इस तरह का एक प्रश्न पूछा भी गया था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी के प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, इलाचंद्र जोशी? तो दोस्तों इलाचंद्र जोशी गोपाल राय के अनुसार हिंदी के पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। वहाँ भी पूछा गया था कि हिंदी के पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन हैं, तो इलाचंद्र जोशी उसमें बताया गया। लेकिन देखा जाए एक तरह से तो जैनेन्द्र माने जाते हैं हिंदी के प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, लेकिन डॉक्टर गोपाल राय जो है इलाचंद्र जोशी को हिंदी का प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार मानते हैं।
निम्नलिखित में से उपन्यास बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। कौन सा उपन्यास जो है बाबरी मस्जिद ध्वंस के घटना पर आधारित है? धूप शाही रंग, नंगा शहर, आखिरी कलाम, एक टुकड़ा इतिहास। तो दोस्तों आखिरी कलाम उपन्यास जो है ये बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आधारित है, केंद्रित है आखिरी कलाम। वैसे आखिरी कलाम जयसी की एक रचना है लेकिन वो अलग है, ये आखिरी कलाम उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की कुल संख्या कितनी मानी है? 4, 3, 49, 48। दोस्तों भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसमें भावों की, जैसे उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, संचारी भाव, है ना, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, इन सब को मिला के जो है पूरी संख्या कितनी है भावों की, तो 49 संख्या का जिक्र भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में भावों की करते हैं। 21वां प्रश्न है कि अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या कुल कितनी है? 11, 8, 9, 10। दोस्तों अभिनव गुप्त ने कुल 9 रसों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि हव्वा की बेटी किसकी रचना है? रंजना अरगड़े, कात्यायनी, क्षमा शर्मा, दिव्या जैन। दोस्तों हव्वा की बेटी ये दिव्या जैन की रचना है। प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, आदमी की निगाह में औरत, कबीर शूत न कपास, प्रेमचंद, सामंत का मुंशी। दोस्तों इन 4 विकल्पों में दूसरा विकल्प जो है आदमी की निगाह में औरत, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं ये धर्मवीर भारती की बड़ी चर्चित रचनाएं हैं। 24वां प्रश्न है कि यद्यपि दोष बिनुगुण सहित अलंकार सोलीन, कविता वनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? केशवदास, श्रीपति, चिंतामणि, कवि देव। दोस्तों यद्यपि दोष बिनुगुण सहित अलंकार सोलीन, ये पंक्ति है श्रीपति की। दोस्तों इसी तरह की एक पंक्ति केशवदास की भी है, लेकिन वो अलग पंक्ति है और ये श्रीपति की जो रचना है ये अलग है। 25वां प्रश्न है कि चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक, देवेंद्र सत्यार्थी, देवराज उपाध्याय, गंगा प्रसाद उपाध्याय। दोस्तों चांद सूरज के बीरन ये देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है, बहुत ही चर्चित आत्मकथा है इनकी। 26वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो नामक ग्रंथ की कल्पना की है? प्राकृतिक पैंगलम, सारंगधर पद्धति, प्रबंध चिंतामणि, द्वयाश्रय काव्य। तो दोस्तों आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासो, जो रासो काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इस ग्रंथ की, इसकी कोई मूल प्रति नहीं मिलती है। अच्छा एक प्रश्न इसमें और भी छिपा हुआ है, इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस रासो ग्रंथ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है? तो वो हमीर रासो है। तो आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना जो है प्राकृत पैंगलम के कुछ छंदों के आधार पर की है, यानी प्राकृत पैंगलम में कुछ ऐसे छंद मिलते हैं जिसके आधार पर उन्होंने हमीर रासो की रचना की है। माफ कीजिएगा, हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन ग्रंथ सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकालीन ग्रंथ है सुखसागर तरंग, इसको नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर नामोर सिंह ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो दोस्तों सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने ही सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करने वाले लेखक माने जाते हैं? नुक्कड़ नाटक राजेश जैन, सुदर्शन मजीठिया, सुदर्शन चोपड़ा, नरेंद्र कोहली।
दोस्तों हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करने वाले सुदर्शन मजीठिया, दूसरे विकल्प के रूप में जिनका नाम है सुदर्शन मजीठिया, यही हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करने वाले विद्वान माने जाते हैं। 29वां प्रश्न है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। दोस्तों अखबारों की, पत्र पत्रिकाओं की इस लोकतंत्र में हमेशा से अहमियत रही, और अखबार यानी कलम, अखबार क्या है? कलम ही की ताकत है। तो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है, ये हरिश्चंद्र मैगजीन, 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि किस पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर ये पंक्ति बराबर छपती थी? चांद, मतवाला, कर्मवीर। तो तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ दोस्तों मतवाला, जिसके संपादक कभी निराला थे, मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ये पंक्ति बराबर छपती थी। 30वां प्रश्न है कि क ख ग त्रैमासिक पत्र के संपादक का नाम है? ज्ञान रंजन, विभूति नारायण राय, रघुवंश, हरि नारायण। दोस्तों क ख ग त्रैमासिक पत्र के संपादक हैं रघुवंश, तीसरे विकल्प के रूप में दिया गया है नाम रघुवंश, क ख ग त्रैमासिक पत्र के संपादक हैं। 31वां प्रश्न है कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है? धनुष, प्रत्यंचा, तीर, निशंग। दोस्तों तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निशंग। तीर अलग है, प्रत्यंचा अलग है, प्रत्यंचा माने डोरी होता है, धनुष अलग है, तो निशंग का अर्थ तर्कस होता है, तो चौथा विकल्प सही है। 32वां प्रश्न, अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ शायद बहुतों को नहीं पता। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? एक अनार से 100 लोगों की बीमारी समाप्त हो जाती है, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, मांग कम पूर्ति अधिक, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। दोस्तों ये 4 विकल्प दिए गए हैं एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए। तो इन चारों विकल्पों में जो चौथा विकल्प है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, यही इसका सही अर्थ है। एक अनार 100 बीमार यानी एक अनार के लिए 100 लोग बीमार हैं, यानी एक अनार को प्राप्त करने के लिए 100 लोग परेशान हैं। कहने का मतलब ये कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। वैसे सामान्य बोलचाल में इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का अर्थ लोग लगाते क्या हैं कि एक अनार 100 बीमार, यानी एक अनार ऐसी चीज़ है कि 100 लोगों की बीमारी ठीक कर दे, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? इको यणच, प्रादेय, गतिश्च, अकथितम च। दोस्तों उपसर्ग से संबंधित यहाँ दूसरे नंबर का जो सूत्र दिया गया है प्रादेय, ये उपसर्गों से संबंधित सूत्र है। रातों रात शब्द में समास है, बहुत ही रोचक शब्द है रातों रात। इस शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय समास। दोस्तों रातों रात शब्द जो है वैसे तो इसमें द्वंद्व समास लोग कहेंगे रातों रात, लेकिन रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहां प्रथम पद अव्यय है। अगला प्रश्न है कि तिनहि सुहाय न अवध बतावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक बार पुनः पढ़िए इसको। तिनहि सुहाय न अवध बतावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तुपमा, प्रतीप, निदर्शना, काव्यलिंग अलंकार। तो दोस्तों इस पंक्ति में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की रचना देहरि भई विदेश में कुल कितनी लेखिकाओं की आत्मकथा वर्णित है? 20 लेखिकाओं की, 30 लेखिकाओं की, 25 या 34 लेखिकाओं की? दोस्तों राजेंद्र यादव की चर्चित रचना है देहरि भई विदेश। यह एक आत्मकथात्मक रचना है, तो इसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथा वर्णित है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरी भई विदेश में, जो कि राजेंद्र यादव की रचना है, इसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथा वर्णित है। 36वां प्रश्न है मित्रों कि नीचे दिए उपन्यासों के साथ उनके पात्रों का कौन सा युग्म गलत है? सूरज का सातवां घोड़ा, मणिक मुल्ला, यह पथबंधु था, लक्ष्मी, अपने अपने अजनबी, सेल्मा, नाचो बहुत गोपाल, निर्गुनिया। पूछ रहा है कि जो भी उपन्यास दिए गए हैं उनके पात्रों का कौन सा युग्म गलत है? सूरज का सातवां घोड़ा, मणिक मुल्ला जो है इसका पात्र है ही। यह पथबंधु था, यह पथबंधु था, इसमें लक्ष्मी नाम की कोई पात्रा नहीं मिलती है। बाकी अपने अपने अजनबी, सेल्मा इसका एक पात्र है, इसकी पात्रा है। नाचो बहुत गोपाल, निर्गुनिया इसका एक पात्र है। तो इस दृष्टि से ये दूसरा विकल्प जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती या मैत्रेयी पुष्पा? तो दोस्तों नीलू, नीलिमा, नीलोफर इस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं, जो कि फिल्मकार बलराज साहनी के भाई थे। 38वां प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु को उपाधि कब प्रदान की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1880 ईस्वी, 82, 85 या 1870 ईस्वी? तो दोस्तों 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी। सर्वनाग निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रमुख पात्र है? सर्वनाग, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तमस या ध्रुव स्वामिनी? दोस्तों सर्वनाग यहाँ स्कंदगुप्त का प्रमुख पात्र है। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प हैं। जिसमें एक कर्ता एवं एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। असत्य कथन ढूंढना है इसमें। जिसमें एक कर्ता एवं एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य योजक अवयवों द्वारा जुड़े हुए होते हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। निश्चित रूप से ये चौथा कथन ही गलत होगा। 2 सरल वाक्य से ही मिलकर एक संयुक्त वाक्य बनता है, ये गलत है। बाकी तीनों विकल्प ऊपर वाले सही हैं। तीनों में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी या प्रसाद रीति? तो दोस्तों श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। द्विसंधान काव्यम तथा कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी, माघ, भारवी, जयदेव? 4 विकल्प हैं। द्विसंधान काव्यम तथा कला परिच्छेद रचना है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो दंडी की रचना है द्विसंधान काव्यम और कला परिच्छेद। अगला प्रश्न है कि लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आज्ञा व आशीर्वाद के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, भविष्यत काल के अर्थ में? तो दोस्तों लोट लकार का जो प्रयोग है वह आज्ञा व आशीर्वाद के अर्थ में होता है, पहला विकल्प जो दिया गया है। 44वां प्रश्न है कि ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इस वाक्य के किस पद में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? प्रजा, ब्राह्मणः, प्रजायन्ते, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्राह्मणः शब्द जो है, दूसरा विकल्प जो दिया गया है, इसमें अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स, F.E.K. गार्शदतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन? तो दोस्तों ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं F.E.K. अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान ग्रंथ के लेखक हैं विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर विनय मोहन, गार्शदतासी,
पादरी एडविन ग्रीव्स। दोस्तों हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ये हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर विनय मोहन, जो कि दूसरे विकल्प के रूप में यहाँ जिनका नाम दिया गया है। 47वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के संस्करण को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं मुनि जिन विजय, कर्नल टाट, वुलहर व मुरारीदीन, विष्णु मोहन पंड्या। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के संबंध में अप्रामाणिक पृथ्वीराज रासो के संस्करण को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में वुलहर व मुरारीदीन का नाम यहाँ जो है ये सही है, इन्होंने इसको अप्रामाणिक माना था। बाकी रामचंद्र शुक्ल भी उसे अप्रामाणिक मानते हैं। 48वां प्रश्न है कि चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की, सरहपा की, कुक्किरपा की, लुईपा की। दोस्तों चर्यापद जो है ये सबरपा की, माफ कीजिएगा, सबरपा की रचना है। बाकी चर्या गीत सरहपा की है। सबरपा की चर्यापद है और चर्या गीत सरहपा की है। 48वां प्रश्न कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वरुरुचि की, 2 बार यहाँ की लिख दिया गया, और 48वां जो नंबर है वो भी 2 बार आ गया। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वरुरुचि की, लुईपा की, दलपत विजय की, प्रबोध चंद्र बागची की। तो दोस्तों वरुरुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश, पहला विकल्प सही है। प्राकृत प्रकाश जो है ये वरुरुचि की रचना है। 49वां प्रश्न है कि सरहपा के दोहाकोश में उल्लिखित सिद्धों की 4 मुद्राओं में से कौन एक नहीं है? धर्म मुद्रा, शांत मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कर्म मुद्रा। तो दोस्तों धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कर्म मुद्रा तो है ही है, ये शांत मुद्रा नाम की कोई मुद्रा यहाँ उल्लिखित नहीं है। 50वां प्रश्न है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? रामानंद, तुलसीदास, नाभादास या रामानुजाचार्य। तो दोस्तों हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता वास्तव में रामानंद माने जाते हैं। रामानंद से ही राम काव्य की शुरुआत हिंदी में मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो दोस्तों निम्बार्काचार्य का संबंध जो है वो सनकादि संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? नामदेव, कबीर, रैदास, सहजोबाई। तो दोस्तों मन मेरा सुई तन मेरा धागा यह काव्य पंक्ति जो है नामदेव की मानी जाती है। प्रश्न संख्या 54 प्रश्न है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? राम रक्षा स्रोत, रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, योग चिंतामणि। दोस्तों रामानंद ने रामार्चन पद्धति में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रामार्चन पद्धति, अर्चन तो गुरु का ही होता है, तो रामार्चन पद्धति में उन्होंने पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? परमानंद दास नाम से, भक्त शिरोमणि के नाम से, नागरीदास के नाम से, गोपीनाथ के नाम से। दोस्तों किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह हिंदी में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वियोगी हरि ने किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? पदावली को, सिद्धांत पंचाध्यायी को, रास पंचाध्यायी को, भंवर गीत को। दोस्तों वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन का श्रेष्ठतम कवि माना जाता है? पद्माकर, केशव, ग्वाल कवि, सेनापति। तो दोस्तों सेनापति
ऋतु वर्णन के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं रीतिका लिखे। अगला प्रश्न है कि मधुर प्रिया के लेखक हैं रहीम, रसखान, केशव या पजनेस। रीतिकालीन कवि थे दोस्तों पजनेस। मधुर प्रिया के लेखक पजनेस ही थे, जो कि रीतिकाल के बड़े चर्चित कवि थे। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन, घनानंद, मतिराम, ठाकुर। दोस्तों सुजान चरित्र के जो रचयिता हैं वो घनानंद नहीं है बल्कि सूदन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया, कृपाराम कृत हित तरंगिणी, सोमनाथ कृत रस पीयूष निधि, सुरति मिश्र कृत रस रत्नाकर। दोस्तों हिंदी की रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ केशवदास कृत रसिक प्रिया से माना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? छायावादी युग, भारतेंद्र युग, रीतिकालीन युग, भक्तिकालीन युग। दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंद्र युग के जो लेखक थे उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से जमी नहीं थी। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1874 में, 1873 में, 1868 में या 1879 में? दोस्तों कविवचन सुधा का प्रकाशन जो है ये 1868 में होता है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अफलातून ने, लोंजाइनस ने, अरस्तु ने, I.A. रिचर्ड्स ने। दोस्तों विरेचन सिद्धांत अरस्तु की देन मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? उदय नारायण तिवारी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाबूराम सक्सेना का या कामता प्रसाद गुरु का, जो कि हिंदी व्याकरण के पाणिनि माने जाते हैं। दोस्तों भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन है कामता प्रसाद गुरु का। अगला प्रश्न है कि आधार का विलोम शब्द है निराधार, साधार, धार, आधेय। दोस्तों आधार का विलोम आधेय माना जाएगा। उत्तरायण किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राहुल सांकृत्यायन की, रामकुमार वर्मा या त्रिलोचन शास्त्री की? दोस्तों उत्तरायण रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि जगमोहन, जुनेजा और अशोक नामक पात्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस नाटक से है? जगमोहन, जुनेजा और अशोक। उत्तरायण आधे अधूरे, अशोक आधी रात। दोस्तों जगमोहन, जुनेजा और अशोक ये सारे के सारे पात्र मोहन राकेश की चर्चित रचना आधे अधूरे में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नए चाल में कब ढली? 1874 में, 1873 में, 1868 में या 1869 में? दोस्तों 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली, क्योंकि 1873 में उनकी एक रचना आती है कालचक्र, बड़ी चर्चित रचना है कालचक्र। कालचक्र, इसी कालचक्र में ही ये कहते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली, तो इसलिए माना जाएगा कि 1873 में ही इन्होंने कहा कि हिंदी नए चाल में ढली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इनके गद्य को समास अनुप्रास में गठित शब्द गुच्छ का एक अटाला समझिए? एक बार फिर से देखिए, कहते हैं कि इनके गद्य को समास अनुप्रास में गठित शब्द गुच्छ का एक अटाला समझिए। प्रताप नारायण मिश्र के लिए कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोविंद नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए? तो दोस्तों
इनके गद्य को समास अनुप्रास में गठित शब्दगुच्छ का एक अटाला समझिए, ऐसा आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चित्रा मुद्गल की नहीं है? सरगम, जहर ठहरा हुआ, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, भूख। दोस्तों, समागम कहानी जो है ये चित्रा मुद्गल जी की नहीं है, बाकी जहर ठहरा हुआ, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं और भूख ये चित्रा मुद्गल जी की कहानी। चित्रा मुद्गल वर्तमान में मुंबई में रहती हैं और हिंदी की सक्रिय लेखिकाओं में मानी जाती हैं। काफ़ी उम्रदराज लेखिका हैं, बहुत सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं और बहुत ही चर्चित रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य को दी, जिसमें आवा उपन्यास, आवा बड़ा चर्चित उपन्यास है। खैर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? सदगति, पूस की रात, सप्त सुमन, गरीबी हटाओ। तो ये तीनों कहानियां प्रेमचंद की हैं, गरीबी हटाओ प्रेमचंद की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर से। दोस्तों, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। अगला प्रश्न है कि भक्ति रसामृत किसकी रचना है? नाभादास, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रामानंद। दोस्तों, भक्ति रसामृत रूप गोस्वामी की रचना है। 74वां प्रश्न है कि कृष्ण के साथ राधा की समानता किस संप्रदाय की विशेषता है? वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। दोस्तों, सनकादि संप्रदाय की ही विशेषता है कृष्ण के साथ राधा की समानता। अगला प्रश्न है कि सहजोबाई की रचनाओं को कब और किस नाम से प्रकाशित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दयाबाई, सहजोबाई, हिंदी की संत काव्य परंपरा में इनका नाम आता है और इनकी रचनाओं को कब और किस नाम से प्रकाशित किया गया? दोस्तों, सहजोबाई की रचनाओं को 1962 ईस्वी में सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया। बाकी तीनों विकल्प यहाँ गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम पचीसी, सिद्धराज, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल। तो दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना यहाँ सिद्धराज नहीं है, बाकी प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है? काव्योपम, पारिजात, कृष्ण शतक, गुरुकुल। दोस्तों, काव्योपम, पारिजात और कृष्ण शतक ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं, बाकी यही गुरुकुल इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। दोस्तों, जितने भी विकल्प यहाँ दिए गए हैं उसमें ये जो दूसरा विकल्प है, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यही सही क्रम है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का। ध्रुव स्वामिनी सबसे लास्ट में है, राजश्री 1915 में है और स्कंदगुप्त 1928 में है शायद, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 की रचना है। तो यही एक क्रम होगा। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति नहीं है? अलग अलग रास्ते, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। दोस्तों, अलग अलग रास्ते सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति नहीं है, बाकी बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति है। नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं शब्दर हाशमी, रामकुमार वर्मा,
जयशंकर प्रसाद या भीष्म साहनी? तो दोस्तों सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 81 प्रश्न पूछा जा रहा है कि जन नाट्य मंच की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1939 ईस्वी कलकत्ता में, 1949 ईस्वी वाराणसी में, 1959 ईस्वी इलाहाबाद में, 1929 ईस्वी आगरा में। तो दोस्तों जन नाट्य मंच की स्थापना जो है ये कलकत्ता में हुई थी, वो भी 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चौपट चपेट व मयंक मंजरी नाटक के लेखक हैं? भीष्म साहनी, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लाला सीताराम। तो दोस्तों चौपट चपेट व मयंक मंजरी नाटक के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक हैं। राम नरेश त्रिपाठी, कोयरीपुर में इनका जन्म हुआ था राम नरेश त्रिपाठी का, और संयोग से मेरे घर से मुश्किल से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है इनका गांव। निम्नलिखित में से कौन अलका सरावगी का उपन्यास नहीं है? समरसेस है, आवा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपर्युक्त दोनों नहीं है। अलका सरावगी के उपन्यास उपर्युक्त दोनों नहीं है, यानी कोई भी नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सानी द्वारा नहीं लिखा गया है? साथी, पत्थरों में बंद आवाज, कस्तूरी, काला जल। दोस्तों साथी जो है ये सानी द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी पत्थरों में बंद आवाज ये भी सानी का ही उपन्यास है, कस्तूरी इन्हीं का उपन्यास है, और काला जल सानी का बड़ा ही चर्चित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आवेग एक वस्तु है और जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? दिव्या, दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच। दिव्या यशपाल की रचना है। तो आवेग एक वस्तु है, दूसरी जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, तो ये दिव्या का कथन है। शेखर जोशी की किस रचना पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, कोसी का घटवार। तो दोस्तों पेड़ की याद शेखर जोशी की चर्चित रचना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया पेड़ की याद को। सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? इब्ने मरियम, अकेली, ईदगाह, कस्बे का आदमी। दोस्तों सोना बुआ जो हैं ये अकेली कहानी के प्रमुख पात्रा हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धीरोद्धत नायक कौन है? रावण, राम, युधिष्ठिर, भरत। दोस्तों रावण यहाँ धीरोद्धत नायक है। धीरोद्धत मतलब जो थोड़ा उच्छृंखल हो वो धीरोद्धत होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थोपक्षेपक नहीं है? व्याप्ति, अंकास्य, अंकावतार, चूलिका। दोस्तों अर्थोपक्षेपकों की संख्या 5 बताई गई है। यहाँ व्याप्ति जो है ये अर्थोपक्षेपक नहीं है, बाकी सभी अर्थोपक्षेपक हैं। अगला प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जननी तू जननी भई में लाटानुप्रास है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? कुटिल लिपि, कीलाक्षर, रोमन या खरोष्ठी लिपि। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास जो है वो कुटिल लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा की लघुतम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं?
ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो दोस्तों शब्द भाषा की लघुतम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। वैसे भाषा की लघुतम इकाई पूछी जाए तो वो ध्वनि है, लेकिन यहाँ सार्थक शब्द पर ध्यान देना है। सार्थक शब्द ही सार्थक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के बीच नहीं आता? बीज, बिंदु, पताका, विस्कंभक। विस्कंभक प्रकृति नहीं है, बाकी सभी प्रकृतियों के बीच आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण हैं? सरसी, दोहा, सोरठा, छप्पय। दोस्तों छप्पय उल्लाला और रोला के योग से बनता है। इसमें 4 से अधिक चरण होते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों का उपयोग की उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, व्यतिरेक, दृष्टांत या काव्यलिंग? तो दोस्तों इसमें दृष्टांत अलंकार है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी या जर्मन? तो दोस्तों चीनी भाषा जो है ये रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बाकी फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन ये सभी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा? 4 विकल्प दिए गए हैं, 4, 5, 2 या 6। तो दोस्तों डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कुल 5 वर्गों में बांटा। प्रश्न संख्या 100, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल, ज्योत्सना, कायस्थ, दृढ़। दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से यहाँ दूसरा शब्द जो ज्योत्सना है ये शुद्ध है, बाकी सभी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 101, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? दोस्तों हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को जीन नहीं कहते, आसन या पीठिका भी नहीं कहते, इसको हौदा कहते हैं। दूसरा विकल्प सही है इस दृष्टि से। प्रश्न संख्या 102, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है भोजन पानी बंद कर देना, जाति से बहिष्कृत करना, थोथी कल्पना करना, जल्दबाजी करना। तो दोस्तों हुक्का पानी बंद कर देने का मतलब होता है जाति से बहिष्कृत करना, ना कि भोजन पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब जाति से बहिष्कृत करना होता है। सुधांग क्षीरनिधिम मथनाथ, इस वाक्य में क्षीरनिधिम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? अकथितम च, कर्मण द्वितीया, उपाध्यान्यवस, अभिविनिश्च। दोस्तों यहाँ क्षीरनिधि में द्वितीय विभक्ति अकथितम च सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है कि कृते के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? दोस्तों षष्ठी, पंचमी, द्वितीया या चतुर्थी, 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कृते के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। दोस्तों कृते के साथ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामज, शकुंत, खग, द्विज। दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची शब्द वामज नहीं है, बाकी शकुंत माने भी पक्षी होता है, खग माने पक्षी होता ही है, द्विज माने भी पक्षी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें है? आजकल, दिन दिन, हाथों हाथ, रातों रात। दोस्तों द्वंद्व समास यहाँ आज कल में है, यानी आज और कल यहाँ और छिपा हुआ है, बाकी दिन दिन, हाथों हाथ, रातों रात इन सब में अव्ययी भाव समास है। इस तरह का प्रश्न देखिए, रातों रात एक बार पीछे आया भी था। अगला प्रश्न है कि
मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अपनोति अलंकार, काव्यलिंग, उपमा या कारक दीपक अलंकार? दोस्तों इसमें अपहनुति अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। शंकुक, महिम भट्ट, भट्ट लोलट या भट्ट नायक? दोस्तों महिम भट्ट जो हैं ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, बाकी शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक ये सब रस सूत्र के व्याख्याता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मात्र 3 अलंकार हैं? दंडी, भामह, रुद्रट, मम्मट? दोस्तों भामह के अनुसार अलंकारों की संख्या मात्र 3 है। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1945 में, माफ कीजिए, हाँ 1945, 1945 इसे 2 बार हो गया है। 1840 में, 1855 ईस्वी में। दोस्तों बनारस अखबार का प्रकाशन जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ एक ही विकल्प 2 बार लिख दिया गया है, तो 1945 ईस्वी में बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली? दोस्तों निर्मल वर्मा जो चीरों पर चांदनी के लेखक हैं, निर्मल वर्मा, उन्हीं की कहानी है धूप का एक टुकड़ा। ओघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ओघ शब्द, अचूक, अमोघ, ढेर, दुष्ट? दोस्तों ओघ का मतलब होता है ढेर, ढेर माने किसी चीज की राशि। अगला प्रश्न है कि कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? दोस्तों कुसुमाकर का मतलब होता है बसंत, तो यहाँ अन्य पद प्रधान है, तो इसलिए बहुव्रीहि, हाँ यहाँ बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि अन्य पद यहाँ प्रधान है। अगला प्रश्न है कि नन्हकू सिंह जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? घीसू, गुंडा, खंडहर की लिपि या चूड़ीवाला? दोस्तों नन्हकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। जयशंकर प्रसाद की बड़ी चर्चित कहानी है गुंडा, उसी का पात्र है दोस्तों घीसू। नन्हकू सिंह, माफ कीजिएगा, नन्हकू सिंह जो है वो गुंडा कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास का पात्र है मधुलिका, बावन दास, घीसू, महामाया, भैरवी? दोस्तों बावन दास जो है ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र, बड़े चर्चित पात्र हैं बावन दास। निराला की अंतिम कविता पूछ रहा है कि कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा है, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, स्नेह निर्झर बह गया? तो दोस्तों पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा है, यही निराला की अंतिम कविता मानी जाती है। पोषणम तदनुग्रहम पुष्टि, यह कथन है वल्लभाचार्य का, श्रीमद् भागवत का, सूरदास का, सूरसागर का? दोस्तों पोषणम तदनुग्रहम पुष्टि ये कथन श्रीमद् भागवत से लिया गया है। सुजान कुमार किस सूफी ग्रंथ का नायक है? चित्रावली, मधुमालती, चंदायन, मृगावती? दोस्तों सुजान कुमार चित्रावली जो कि उस्मान की रचना है, चित्रावली का नायक है सुजान कुमार। निम्नलिखित में से किस संत का संबंध इलाहाबाद से है? बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं जिनका संबंध इलाहाबाद से है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मलूकदास, रैदास, नागरीदास, दादू दयाल? दोस्तों मलूकदास, इनका संबंध इलाहाबाद प्रयागराज से है। प्रश्न संख्या 120, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है? 1952 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1940, 1953 ईस्वी? दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जल गया। प्रस्तुत पंक्ति किस निबंध से है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, विकलांग श्रद्धा का दौर? दोस्तों इन 4 विकल्पों में देखा जाए तो ये तीसरा विकल्प श्रद्धा और भक्ति आचार्य शुक्ल का निबंध है, उसी निबंध से, श्रद्धा और भक्ति से ही ये पंक्ति यहाँ उद्धृत है।
अगला प्रश्न है कि मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग का यह कथन किसका है? कुंती का, धृतराष्ट्र का, गांधारी या द्रौपदी का? दोस्तों ये कथन धृतराष्ट्र का था। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। प्रश्न संख्या 123, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त निबंध संग्रह किसका है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नंदुलारे वाजपेयी या जैनेन्द्र? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, निबंध है। अगला प्रश्न है कि युक्ति तरंगिणी के रचयिता हैं। युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र, केशवदास, सेनापति, भिखारीदास? दोस्तों इन चार विकल्पों में कुलपति मिश्र युक्त तरंगिणी के लेखक हैं। कुलपति मिश्र पहला विकल्प। प्रश्न संख्या 125 यानी अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का, फूलों वाले कैक्टस किसका निबंध है? यशपाल, रविंद्रनाथ त्यागी, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई? दोस्तों फूलों वाले कैक्टस ये निबंध जो है ये रविंद्रनाथ त्यागी का है, यानी दूसरे विकल्प के रूप में जो दिए गए हैं रविंद्रनाथ त्यागी, फूलों वाले कैक्टस ये इन्हीं का निबंध है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।